तो लास्ट चैप्टर्स में हमने ये सीखा कि बायोटेक्नोलॉजी में जेनेटिक इंजीनियरिंग में क्या क्या प्रोसीजर है, उसके लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट्स है, टूल्स क्या है, ये सब हमने सीखा। ठीक है, सीख लिया अब हमने। अब इसका यूज क्या है? नाउ नेक्स्ट चैप्टर इज एप्लीकेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। जो कुछ अभी आपने पढ़ा उसका यूज कहाँ है, कहाँ कहाँ यूज है? देखो, यूज तो बहुत है, बहुत यूज है, हर हर फील्ड में बायोटेक का आज यूज है। लेकिन हम आपको केवल वही पढ़ा रहे हैं जो आपकी एनसीईआरटी में मेंशन है। अदरवाइज जेनेटिक इंजीनियरिंग तो आज हर फील्ड में काम आ रहा है। कहाँ काम नहीं आ रहा है मुझे बताओ? मैं फिजियोलॉजी के लैब में जेनेटिक इंजीनियरिंग घुसा दूंगा, मैं प्लांट के लैब में जेनेटिक इंजीनियरिंग घुसा दूंगा, माइक्रोबायोलॉजी के लैब में जेनेटिक इंजीनियरिंग घुसा दूंगा, बायोकेमिस्ट्री के लैब में जेनेटिक इंजीनियरिंग घुसा दूंगा। कहाँ जेनेटिक इंजीनियरिंग नहीं है? पूरी लाइफ साइंस में जेनेटिक इंजीनियरिंग है। बट हम आपको वो पढ़ा रहे हैं जो आपकी एनसीईआरटी में मेंशन है। हम आपको पढ़ा रहे हैं एप्लीकेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी इन सम फील्ड। और हम यहाँ पे आपको जो पढ़ा रहे हैं, हम आपको पढ़ाने वाले हैं एग्रीकल्चर फील्ड, दैट इज द फूड साइंस जिसे हम कहते हैं एग्रीकल्चरल फील्ड, मेडिकल साइंस या फिर बोलो फार्मास्यूटिकल साइंस, और इन्वायरमेंटल साइंस। यही तीन आपकी सिलेबस में, अदरवाइज इसका यूज तो बहुत है, हर फील्ड में बायोटेक का यूज है। हम आपसे को आज बताएंगे कि एग्रीकल्चर में हम लोग कैसे बायोटेक का यूज करते हैं, फूड साइंस में बायोटेक कैसे यूज करते हैं। आपको कुछ एग्जाम्पल देंगे, लेकिन जो आपको एग्जाम्पल देंगे आपको केवल इतने नहीं सोचना, आपको बियॉन्ड द बुक आपको सोचना, आउट ऑफ द बॉक्स सोचना है कि ऐसा भी कुछ होता होगा, ऐसा कुछ हो सकता है, ऐसा कुछ हो सकता है, ये भी सोचना चाहिए आपको, क्योंकि फ्यूचर के रिसर्चर तो आप ही लोग हो। तो रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी मैंने आपको क्या पढ़ाया बायोटेक में? रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी और जीन ट्रांसफर टेक्नोलॉजी, यही तो पढ़ाया है यार पूरे चैप्टर में, लास्ट चैप्टर में यही तो पढ़ाया है, और क्या पढ़ाया है? इसका कहाँ यूज हो सकता है ये आपको सोचना है। तो आप एग्रीकल्चर, मेडिकल साइंस, इन्वायरमेंटल साइंस, इन्वायरमेंटल साइंस को हम लोग बायो रेमेडिएशन, इन्वायरमेंटल साइंस का पार्ट है बायो रेमेडिएशन। उसमें पता है क्या कहते हैं? पॉपुलेशन कंट्रोल करते हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म को यूज करके। जैसे मान लो चूहे का ज्यादा पॉपुलेशन बढ़ गया तो हम बिल्ली की ईटिंग कैपेसिटी बढ़ा देंगे, तो वो कंट्रोल में आ जाएगा। मतलब एक लिविंग का यूज करके दूसरे लिविंग को जब हम कंट्रोल करते हैं उसको बोलते हैं बायो रेमेडिएशन। एक लिविंग को यूज करके हम इन्वायरमेंट को कंट्रोल कर रहे हैं, इनफैक्ट इन्वायरमेंट को। बायो रेमेडिएशन इज अ पार्ट ऑफ इन्वायरमेंटल साइंस। तो अब देखो, कई सारे बायोटेक्नोलॉजी हैं, जैसे हम ग्रीन बायोटेक कहते हैं, रेड बायोटेक कहते हैं, व्हाइट और ग्रे बायोटेक्नोलॉजी कहते हैं, और ब्लू बायोटेक्नोलॉजी कहते हैं। तो ग्रीन बायोटेक्नोलॉजी नाम से पता चलता है, ग्रीन मतलब एग्रीकल्चर, ग्रीन मतलब एग्रीकल्चर, रेड का मतलब मेडिसिन, व्हाइट का मतलब या ग्रे का मतलब इंडस्ट्रियल रिलेटेड समथिंग, और ब्लू का मतलब मरीन। जस्ट वेट 1 मिनट, कुछ तो है ऐसा जो महकता है डेली रात को, पता नहीं क्या है। डेली 8:30 बजे के आसपास बहुत खतरनाक स्मेल करता है, लेकिन कोई केमिकल लीक तो नहीं है। लेकिन रुको 1 मिनट, ज्यादा लग रहा है। तो बायोटेक्नोलॉजी के कई सारे फील्ड में एप्लीकेशन है। हाँ, मैं ये बोला था ग्रीन बायोटेक मतलब एग्रीकल्चर में, रेड मतलब मेडिसिन से रिलेटेड, यानी कि मेडिकल साइंस में, यार खून लाल होता है ना, मेडिसिन से रिलेटेड, इसलिए वहां पे बोला। इंडस्ट्रियल खास करके डेयरी मैनेजमेंट जो होता है उससे रिलेटेड, नहीं मतलब कि इंडस्ट्रियल मतलब कि इंडस्ट्रीज, जितने भी टाइप के इंडस्ट्रीज होते हैं प्रोडक्शनल टेक्नोलॉजी वाले, उसमें भी हम लोग यूज करते हैं बायोटेक को, ठीक है। एंड देन आपका मरीन से रिलेटेड तो ब्लू बायोटेक्नोलॉजी, क्योंकि पानी होता है ब्लू ब्लू, तो उसमें ब्लू बायोटेक्नोलॉजी याद आप ऐसे रख सकते हैं, ठीक है। और उसी बेसिस पे नाम भी मिला है। जैसे आप डेयरी मैनेजमेंट या फिर और कोई इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट में जाएंगे तो वहां व्हाइट बायोटेक हम लोग कहते हैं, ठीक है, या ग्रे बायोटेक कहते हैं। तो ये वर्ड भी आपको क्लियर होना चाहिए। ग्रीन बायोटेक्नोलॉजी, रेड बायोटेक्नोलॉजी, व्हाइट या ग्रे बायोटेक्नोलॉजी, और ब्लू बायोटेक्नोलॉजी। बताओ, ग्रीन किससे रिलेटेड है? एग्रीकल्चर। रेड किससे रिलेटेड है? मेडिसिन। व्हाइट या ग्रे किससे रिलेटेड है? कोई भी इंडस्ट्रियल, जैसे डेयरी मैनेजमेंट भी उसी में आएगा, ये इसी का पार्ट है, ध्यान रखना, ये इसी का पार्ट है, ठीक है। और ब्लू किस में आएगा? मरीन में।
मतलब कि पानी में से रिलेटेड जितना भी प्रोडक्शन एंड टेक्नोलॉजी हम लोग कर रहे हैं आजकल वो। अब आपकी सिलेबस में क्या है, तो आपकी सिलेबस में ये तीनों है जो मैं बोला अभी, एग्रीकल्चर, मेडिकल साइंस और इन्वायरमेंटल साइंस। आपका मैं वही पढ़ाऊंगा जो आपकी एनसीईआरटी में, लेकिन मैं फिर कह रहा हूं आपको आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग रखना है। जैसे आपको सोचना है, जैसे कल मैंने आपको केसर वाला बताया था फॉर एग्जांपल, आपको इसे किसी दूसरे प्रोडक्ट के बारे में सोचना है जिसको ह्यूमन यूज कर रहा है, उसकी क्वांटिटी हमें बढ़ानी है। तो इस टाइप से आपको मैं बताऊं, अभी कुछ दिन पहले मैंने आपको वो भी आपने देखा होगा कि लिट्टी चोखा जो मैंने बनाया था उसमें फूड कंपटीशन में, ठीक है, उसमें जो भी प्राइज वाइज मिला था, उसका मोटो क्या था उस कंपटीशन का पता है? उस कंपटीशन का मोटो था, जो मुलेट होता है, मुलेट, मुलेट के कई सारे वैरायटी होते हैं, उसमें गेहूं नहीं आता आपका, ठीक है, गेहूं नहीं आता, चावल आता है, मक्का आता है, बाजरा आता है, ऐसा आता है, ठीक है। तो जो जितने टाइप के मुलेट्स हैं ये हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए, और आज के डेट में जितने टाइप के डिजीजेस हमें हो रहे हैं उसमें अगर हम मुलेट का प्रोडक्ट खाएं, मुलेट का खाना खाने लगे, मुलेट से रिलेटेड जितने भी हमें क्रॉप्स मिल रहे हैं, तो जो है हमारा हेल्थ अच्छा रहेगा, ठीक है। तो बताओ हम मुलेट का प्रोडक्शन कैसे बढ़ाएं, ये काम किसका है? एग्रीकल्चर रिसर्चर का है? तो मान लो कोई ऐसा मुलेट प्रोडक्ट है जिसकी क्वांटिटी अभी कम मिल रही है, तो उसकी क्वांटिटी हमें बढ़ाना है, तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा बताओ? क्या जीन्स के साथ छेड़छाड़ कर सकते हैं? यस, उसकी प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी को बढ़ाने के लिए। तो इस तरीके से आपको आउट ऑफ बॉक्स थिंकिंग रखनी है। सपोज दैट कोविड वैक्सीन अभी चल रहा है, आपको ये सोचना है कि इन फ्यूचर कोरोना वायरस वो अभी करंटली है, इससे ज्यादा खतरनाक कोई वायरस आ जाए, तो उसके लिए वैक्सीन बनाने का प्रोटोकॉल हम अभी से तैयार करके रखें। इसको इसको कहते हैं आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग। जो कोई नहीं सोच सकता है वो हम अभी ही सोच लें। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? ये चीजें आप सोच कर रखें पहले से कि इन फ्यूचर क्या होने वाला है, हम उसका प्रोटोकॉल। तो ये चीजें आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग आपको रखनी चाहिए अगर आप बीइंग रिसर्चर ऐसा सोच रहे हैं। बायो रेमेडिएशन में आप देख पा रहे हैं कि डिफरेंट डिफरेंट टाइप के पॉपुलेशन में, अलग अलग एनिमल पॉपुलेशन में आपको प्रॉब्लम्स आ रही है। तो आपको इन्वायरमेंटल साइंस में जैसे आपको ये प्रॉब्लम आ रही है, आपको मैं बताऊं, आज ही एक इंटरनेशनल टॉक में मैंने पार्टिसिपेट किया था, तो उसमें मैं सुन रहा था कि बोल रहे थे, कोई अमेरिका के रिसर्चर थे, वो बता रहे थे कि उनका कोई रिसर्च है कि वायरस को हम यूज कर रहे हैं एयर से पोल्यूटेंट को एब्जॉर्ब करने के लिए। खतरनाक भाई साहब, मतलब सोच नहीं सकते हो तुम। तो भाई कोई इसे सोच रहा है ना यार, मतलब इस टाइप की टेक्नोलॉजी वो लगा रहे हैं। तो ऐसे ही आपको भी सोचनी है कि इन्वायरमेंटल साइंस में हम जेनेटिक इंजीनियरिंग का यूज कैसे कर सकते हैं। भाई सोचो, वो वायरस को यूज कर रहे हैं पोल्यूशन खत्म करने के लिए, कितना खतरनाक थिंकिंग है उनका। तो इस टाइप के चीजें बायोटेक्नोलॉजी में होती है। तभी मैं कह रहा हूँ बायोटेक्नोलॉजी बायोलॉजी का सबसे एडवांस चैप्टर आपके एनसीईआरटी सिलेबस में है, जो सबसे एडवांस चैप्टर है। अब हम बिना टाइम गवाए सीधे चलते हैं आज के हमारे मुद्दे पर। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं यूज ऑफ बायोटेक्नोलॉजी और एप्लीकेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी इन द फील्ड ऑफ एग्रीकल्चर। अब हम बात करेंगे एग्रीकल्चर में बायोटेक्नोलॉजी का क्या यूज है, ठीक है। तो चलिए हम चलते हैं एग्रीकल्चर में क्या क्या यूज है, मैं आपको एक एक करके बताता हूँ। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि एग्रीकल्चर तीन प्रकार के होते हैं, थ्री टाइप्स के एग्रीकल्चर होते हैं। फर्स्ट वन होता है एग्रो केमिकल बेस्ड एग्रीकल्चर, एक होता है ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर, और एक होता है जेनेटिकली इंजीनियर्ड इंजीनियरिंग क्रॉप। मैं आपको तीनों का मतलब समझाता हूँ। ये तीन टाइप के एग्रीकल्चर है। देखो, एक बात है, आपको प्रोडक्शन खूब चाहिए, क्वांटिटी चाहिए, तो क्या करोगे बताओ? खेतों में क्या यूज करोगे? खूब प्रोडक्शन चाहिए खेत में, क्या करोगे? फर्टिलाइजर यूज करोगे, जाहिर सी बात है, केमिकल फर्टिलाइजर यूज करोगे। तो अगर आप केमिकल फर्टिलाइजर यूज करोगे तो उसको बोलते हैं एग्रो। एग्रो मतलब एग्रीकल्चर, मतलब क्या? प्रोडक्शन बढ़ाना। इट इज अ प्रोडक्शनल टेक्नोलॉजी। यहाँ क्वांटिटी बढ़ाना है, क्वालिटी से मैटर नहीं करता है, क्वांटिटी खूब बढ़ानी है। अच्छा, एक होता है ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर, पता है वहां पे किसी प्रकार का आप केमिकल यूज नहीं कर रहे हैं। आप किसी प्रकार का आपको मैं ये बात इकोलॉजी में भी बताया था अगर आपको याद हो, आप किसी प्रकार का केमिकल यूज नहीं कर रहे हैं, तो क्या यूज कर रहे हैं भैया? आप यहाँ पे नेचुरल कंपोनेंट यूज कर रहे हैं जो प्लांट के प्रोडक्टिविटी को बढ़ा सकता है। और सुनना ध्यान से, अगर ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर हो रहा है तो अगर ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर में आपको अमाउंट बहुत ज्यादा नहीं मिलता प्रोडक्ट का, क्वांटिटी बहुत ज्यादा नहीं मिलती है, लेकिन क्वालिटी बेस्ट होती है। तो मुझे बताओ, अगर मैं आपको बोलूं कि आपको केवल क्वांटिटी पे ध्यान रखना है, तो आप क्या कौन सा खेती करोगे? एग्रो केमिकल बेस्ड एग्रीकल्चर, जहां फर्टिलाइजर का एक्सेस यूज करोगे। लेकिन अगर मैं आपको बोलूंगा क्वालिटी का ध्यान रखना है, तो आप कौन सा यूज करोगे? ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर। ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर। लेकिन मैं आपको बताऊं, अपने इंडिया में तो एग्रो केमिकल बेस्ड एग्रीकल्चर बैन नहीं है, लेकिन कई सारे देशों ने एग्रो केमिकल बेस्ड एग्रीकल्चर बैन कर दिया है। अपने इंडिया में बैन है नहीं और हो भी नहीं सकता अगले 10-15 साल। उसका कारण है,
हमारे इंडिया की कितनी आबादी है कि अगर हम एग्रो केमिकल बेस्ड एग्रीकल्चर बंद कर दें तो हमारे यहाँ फूड की स्कार्सिटी हो जाएगी, हम बंद नहीं कर सकते हैं, भले क्वालिटी जो भी आ रहा हो, बेकार आ रहा हो, जो भी आ रहा हो, उसी से हमारा नीड पूरा हो रहा है। लेकिन जो अदर कंट्री जिसके पॉपुलेशन अंडर द कंट्रोल है, तो क्या उनको बेकार क्वालिटी की बहुत ज्यादा फूड चाहिए? नहीं, उनको अच्छी क्वालिटी की कम खाना चाहिए, उनकी आबादी बहुत ज्यादा नहीं है, क्योंकि वो समझ चुके हैं कि ये एक्सेस फर्टिलाइजर यूज करने के बाद जो प्रोडक्ट हम यूज कर रहे हैं, कंज्यूम कर रहे हैं, उसका हमें फ्यूचर में हार्मफुल इफेक्ट दिखता है। आज आप खा रहे हो, 30-40 बाद आपको हार्मफुल 30-40 साल बाद आपको हार्मफुल इफेक्ट दिखता है। तो ये रिसर्च का आउटकम आ रहा है कि एग्रो केमिकल बेस्ड एग्रीकल्चर जो है ये हार्मफुल है ह्यूमन हेल्थ के लिए। लेकिन फिर भी जहाँ पे पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है वो कंट्री इस पे कुछ नहीं कर सकती है। जहाँ आबादी कम है वो इसको पूरी तरीके से बैन कर चुकी है, वहां केवल ऑर्गेनिक फार्मिंग आएगा। लेकिन फिर भी बताओ क्या अपने इंडिया में ऑर्गेनिक फार्मिंग होता है, ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर होता है? होता है। होता है। अगर आप किसी बड़े बड़े मॉल में जाएंगे या किसी बड़े मंडी में जाएंगे जहां सब्जियां बिकती है, फल बिकता है, तो वहां आप देखेंगे बोर्ड लगा होता है दो टाइप का। एक तरफ लगा होता है एग्रो केमिकल प्रोडक्ट, एक तरफ लिखा होता है ऑर्गेनिक प्रोडक्ट। अगर आपने गौर किया हो तो मॉल वगैरह में या फिर बड़े मंडी वगैरह में। और जो ऑर्गेनिक प्रोडक्ट होता है उसका लगभग एग्रो केमिकल प्रोडक्ट के बेस्ड में कंपैरिजन में लगभग 3 से 4 गुना ज्यादा दाम होता है। सपोज दैट कोई पोटैटो है, अगर वो एग्रो केमिकल से मतलब कि खाद यूज करके, मतलब कि एक्सेस फर्टिलाइजर यूज करके लाया गया है, अगर वो मार्केट में 20 रुपए किलो है, तो ऑर्गेनिक फार्मिंग से जो आया है पोटैटो एटलीस्ट वो 80 रुपए किलो तो होगा ही होगा। तो मुझे बताओ ये 80 रुपए किलो कोई खरीद रहा है, तो 80 रुपए में अगर ये वाला खरीदा जाए तो कितना किलो आ जाएगा? कम से कम 4 किलो तो आ जाएगा। 4 किलो। और ये 1 किलो आएगा। अब बताओ ये 1 किलो जितना आदमी खाएगा, ये 4 किलो जितना आदमी खाएगा, तो उसमें ना सही है। तो इसलिए जहां पे आबादी ज्यादा है वहां पे तो आप ये काम नहीं कर सकते, होल्ड करना एक मिनट। हाँ जी, तो मैं ये बात कर रहा था कि आपके सामने 3 टाइप का एग्रीकल्चर है, एक है एग्रो बेस्ड एग्रीकल्चर, एक है ऑर्गेनिक फार्मिंग, और एक जो है आपका जेनेटिकली इंजीनियरिंग क्रॉप है, जेनेटिकली इंजीनियर बेस्ड क्रॉप है। इससे जो मिलने वाले प्रोडक्ट होते हैं उसे हम कहते हैं GMO। ये फुल फॉर्म याद रखना, एग्जाम में पूछा जाएगा। GMO, जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म। इसका डेफिनेशन मैंने आपको पहले भी समझाया है। इसका डेफिनेशन क्या है? जेनेटिकली मतलब जीन आपने चेंज कर दिया, मॉडिफाइड मतलब चेंज किया हुआ ऑर्गेनिज्म, यानी कि ऐसा ऑर्गेनिज्म जिसका आपने जीन चेंज कर दिया। क्यों किया भाई? याद करो लास्ट चैप्टर में मैंने क्या समझाया। आपने इसलिए चेंज किया क्योंकि आपको ऐसा प्रोडक्ट चाहिए था जो ह्यूमन वेलफेयर के लिए यूजफुल हो। अब वो प्रोडक्ट की आप तो या तो क्वालिटी बढ़ाना चाहते हैं या तो क्वांटिटी बढ़ाना चाहते हैं, या आप दोनों ही बढ़ाना चाहते हैं। इन जनरल जेनेटिक इंजीनियरिंग में आप क्वालिटी एंड क्वांटिटी दोनों को फोकस में रखते हैं और दोनों को ध्यान रखते हुए आप एग्रीकल्चर करते हैं। अगर आप एग्रीकल्चर में बायोटेक का यूज कर रहे हैं तो वहां पे आप क्वालिटी एंड क्वांटिटी दोनों ध्यान में रखते हुए आप एग्रीकल्चर कर रहे हैं। तो मुझे एक बात बताओ, अब मैं आपको ऑप्शन दे रहा हूं, आपको प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी करना, आपको मतलब कि क्वांटिटी चाहिए केवल, तो कौन सा एग्रीकल्चर करोगे? केवल क्वांटिटी? एग्रो केमिकल आपको केवल क्वालिटी चाहिए, केवल क्वालिटी चाहिए, तो कौन सा खेती करोगे? ऑर्गेनिक फार्मिंग। एग्रीकल्चर। आपको क्वालिटी एंड क्वांटिटी दोनों चाहिए अच्छी खासी, तो आप कौन सा खेती करोगे? जेनेटिकली इंजीनियर क्रॉप, यानी कि GMO। तो अब सुना ध्यान से, एनसीईआरटी में एक लाइन लिखा है, एक वर्ड लिखा है कि GMO इज समहाउ कॉल्ड टेलर मेड प्लांट। इसको क्यों कंपेयर किया इसने टेलर से? टेलर क्या होता है? जब आप जाते हैं टेलर के पास जो कपड़ा सीता है, तो बताओ रेडीमेड कपड़ा में क्या फैसिलिटी है? या तो आपको क्वालिटी बहुत अच्छा मिल जाएगा, साइज फिट नहीं होगा। कई बार ऐसा होता है ना, टी शर्ट बहुत पसंद आ गया लेकिन ढीला हो रहा है या टाइट हो रहा है, मजा नहीं आया, ठीक है। या फिर मान लो कई बार क्या होता है कि फिट तो हो गया, साइज वाइज तो बढ़िया आ गया, लेकिन क्वालिटी पसंद नहीं आ रहा है, तो प्रॉब्लम आती है रेडीमेड में। लेकिन जब आप टेलर के पास जाते हैं तो बताओ टेलर में क्या है, आप अच्छे क्वालिटी का कपड़ा खरीद के लेके जाते हैं और वो टेलर उस हिसाब से आपको फिट करके बना के देता है। तो बताओ जब आप टेलर के पास जाते हैं तो टेलर आपको क्वालिटी और क्वांटिटी, खेती के टर्म्स में सोचो, क्वालिटी और क्वांटिटी दोनों देता है या एक चीज देता है? दोनों चीज देता है। दोनों देता है। That's why GMO called as tailor made plant, मतलब आपके इच्छा के अनुसार ये प्रोडक्ट दे रहा है और आपकी इच्छा क्वालिटी और क्वांटिटी दोनों होती है। So there are 3 types of agriculture now। अब मैं आपसे बात करने वाला हूं कि एग्रीकल्चर में हमने कई सारे जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स हमने तैयार किए हैं। मैं यहाँ पे वही क्रॉप्स डिस्कस कर रहा हूं जो नीट में पूछे जा चुके हैं या पूछे जाने की संभावना है और जो एनसीईआरटी में है। फर्स्ट वन, कई सारे एग्जांपल है हमारे पास, हम वही डिस्कस करेंगे जो आपके नोट्स में
मतलब कि एनसीईआरटी में दिए हुए हैं, ठीक है। फर्स्ट वन, टू इंक्रीज न्यूट्रिशनल वैल्यू ऑफ प्लांट। आप इसको ऐसा समझें कि अगर कोई ऐसा प्लांट प्रोडक्ट हमें मिल रहा है जिसकी न्यूट्रिशनल वैल्यू एक्स है, फॉर एग्जांपल जिसकी न्यूट्रिशनल वैल्यू एक्स है, और उसको खाने से ह्यूमन का हेल्थ ठीक ठाक रह रहा है, मैंने बोला है ठीक ठाक रह रहा है, लेकिन अगर उस फूड प्रोडक्ट की न्यूट्रिशनल वैल्यू आप बढ़ा दें तो ह्यूमन का हेल्थ बहुत अच्छा हो जाएगा। तो आपके चाह रहे हैं एक्स प्लस एक्स डैश, यानी कि उसकी न्यूट्रिशनल वैल्यू आप बाय द फैक्टर ऑफ एक्स डैश से बढ़ाना चाह रहे हैं। क्या करेंगे उसके लिए, एक बार बताओ, मैंने आपको क्या बोला, पूरी मॉलिक्यूल वाली में मैंने आपको क्या सिखाया, अल्टीमेटली प्लांट हो, एनिमल हो, बैक्टीरिया कोई भी हो, काम तो सारा जीन ही करता है। अल्टीमेटली काम तो सारा जीन से ही होता है, वर्क तो सारा जीन से ही होता है। अब मुझे एक बार बताओ, अगर प्लांट का कोई प्रोडक्ट है, फॉर एग्जांपल मैं बात कर रहा हूं यहाँ पे गोल्डन राइस, पता है गोल्डन राइस क्या है? गोल्डन राइस एक ऐसा प्रोडक्ट है जिसको जेनेटिकल इंजीनियर ने बनाया है, जेनेटिकली इंजीनियरिंग को यूज करके। कैसे बनाया भाई? आपने नाम सुना होगा, जो गाजर होता है, गाजर में विटामिन ए बहुत होता है, सुना है? गाजर में उससे जो कलर ब्लाइंडनेस है, रतौंधी की बीमारी, वो खत्म भी होती है गाजर में, विटामिन ए खूब होता है। क्यों होता है भाई? क्योंकि गाजर में एक जीन होता है बीटा कैरोटीन, गाजर में नहीं कई सारे प्लांट प्रोडक्ट में होता है, मैं आपको गाजर बता रहा हूँ, एग्जांपल मोस्ट फेमस है बीटा कैरोटीन जीन। आपको पता है बीटा कैरोटीन जीन जो बीटा कैरोटीन प्रोडक्ट बनाता है, बीटा कैरोटीन प्रोडक्ट मेटाबोलाइज होके फाइनली विटामिन ए बनाता है। तो बताओ विटामिन ए का प्रिकर्सर कौन है? बीटा कैरोटीन। अब बीटा कैरोटीन को बनाने वाला जीन कई सारे प्लांट में मिलता है, कई सारे प्लांट में मिलता है, मगर राइस में नहीं मिलता है। राइस में इन जनरल नहीं मिलता है वो, ठीक है। लेकिन साइंटिस्टों ने क्या किया, बीटा कैरोटीन का जीन जिस प्लांट में मिलता है वहां से निकाल के प्लांट में डाल दिया, राइस के प्लांट में। अब बोलोगे सर उससे क्या फर्क पड़ता है, गाजर ही खाते रोज, क्या दिक्कत है? तो मुझे बताओ, आप अगर केवल गाजर खाते हैं तो आपको विटामिन ए तो मिलता है, लेकिन क्या कार्बोहाइड्रेट उतना मिलता ना? और केवल राइस खाते हैं तो कार्बोहाइड्रेट मिलता है, लेकिन क्या विटामिन ए उतना मिलता ना? क्या उद्देश्य है कि कार्बोहाइड्रेट और विटामिन ए दोनों मिल जाए। तो हमने बीटा कैरोटीन का जीन उठाया, राइस में ट्रांसफर किया, जेनेटिकली मॉडिफाइड प्लांट बनाया, और उससे जो प्रोडक्ट मिल रहा है उसमें विटामिन ए भी भर के है और उसमें कार्बोहाइड्रेट तो पहले ही से है। तो मुझे बताओ, अगर मैं किसी ऐसे पर्सन को बोलूं जिसको रतौंधी की बीमारी है, उसको डेली खाना में खाना भी खाना है, मतलब उसको कार्बोहाइड्रेट की नीड भी पूरा करनी है, तो मैं उसे नॉर्मल राइस खाने को बोलूंगा या गोल्डन राइस का इसलिए नाम पड़ा है क्योंकि थोड़ा उसका जो स्ट्रेन होता है वो चमकता है, ठीक है, गोल्डन जैसा, तो उसको मैं गोल्डन राइस खाने बोलूंगा या नॉर्मल व्हाइट राइस खाने को बोलूंगा? गोल्डन राइस। तो क्या एक नॉर्मल इंसान को भी गोल्डन राइस खाना चाहिए? हाँ, खा सकता है अपने हेल्थ को अच्छे रखने के लिए, अपने विटामिन ए के नीड को फुलफिल करने के लिए, बट इट इज वेरी कॉस्टली, ठीक है। तो बताओ, जेनेटिकली मॉडिफाइड प्लांट में इस तरीके से हमने सोचा, साइंटिस्टों ने बनाया। ऐसे और प्लांट है, प्रोटीन रिच पोटैटो। बताओ इन जनरल पोटैटो में क्या कौन सा न्यूट्रिशनल प्रोडक्ट होता है? कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, लिपिड, क्या होता है पोटैटो में? कार्बोहाइड्रेट बड़े बड़े होते हैं, कार्बोहाइड्रेट थोड़ा बहुत लिपिड होता है, प्रोटीन तो बहुत ही कम होता है पोटैटो में। लेकिन सोचो, आप डेली खाते हो पोटैटो, आप डेली खाते हो सुबह से लेकर शाम तक, नाश्ता में आलू परांठे, फिर दोपहर में आलू का भुजिया या आलू का रस वाला सब्जी, फिर रात को आलू का कुछ, ठीक है, आलू तो रोज ही खा रहे हैं। लेकिन आपको चाहिए कि नहीं, हम एक ही ऐसा ही खाना खाएंगे और हमको प्रोटीन भी मिल जाए, प्रोटीन भी मिल जाए जितना हमें चाहिए बॉडी के लिए। तो क्या हमको ऐसा प्रोडक्ट बना सकते हैं जिसमें कार्बोहाइड्रेट के साथ प्रोटीन भी अच्छी खासी मात्रा में, और वो हमारे डेली यूज में वो प्रोडक्ट हम लेते हो? आलू से बेहतर क्या हो सकता है? तो आलू में आपको ऐसा जीन ट्रांसफर कीजिए जो प्रोटीन को बनाने के लिए जिम्मेवार हो वो जीन, और वो प्रोटीन ह्यूमन मेटाबॉलिज्म के लिए, ह्यूमन फिजियोलॉजी के लिए नेसेसरी हो। तो बताओ, अगर हम पोटैटो के प्लांट में वो जीन ट्रांसफर कर देंगे तो क्या पोटैटो जो बन के आएगा प्रोडक्ट फूड, क्या वो प्रोटीन रिच पोटैटो होगा? बताओ। और क्या मैंने आपको डाइजेस्टिव सिस्टम में एक डिजीज पढ़ाया था, क्वाशिकोर, अगर आपको याद हो, प्रोटीन की कमी की वजह से होता है, और कई सारे देश में आज भी क्वाशिकोर है प्रोटीन के कमी की वजह से। क्यों? कई सारे देश जो गरीब देश है वहां पे बचपन में बच्चों को दाल ये सब नहीं मिल पाता है, मीट दूध नहीं मिल पाता है, क्योंकि वो गरीब घर के बच्चे हैं, ये प्रोडक्ट महंगे होते हैं, तो नहीं मिल पाता है, तो बच्चे क्वाशिकोर का शिकार हो जाते हैं और उनको ये बीमारी हो जाती है। तो क्या ऐसे देशों में हम इस टाइप के पोटैटो, क्योंकि आलू तो हर कोई खाता है, रोज खाता है, तो इस टाइप के पोटैटो को हम भेज सकते हैं उस देश से क्वाशिकोर रिमूव करने के लिए? यस। तो ये मैंने आपको दो ऐसे पर्पस बताया प्लांट को बनाने के जहां न्यूट्रिशनल वैल्यू बढ़ रहा है प्लांट का,
या फूड प्रोडक्ट का। और हमारा क्या मकसद हो सकता है जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स बनाने के? फर्स्ट पर्पस तो मैंने बताया न्यूट्रिशनल वैल्यू बढ़ाने के लिए। नेक्स्ट, टू डेवलप टॉलरेंस अगेंस्ट द एबायोटिक फैक्टर। एबायोटिक फैक्टर जैसे फ्लड, बाढ़ है, सॉलिनिटी का प्रॉब्लम है, कई जगह सॉलिनिटी का प्रॉब्लम होता है, ड्रॉट सुखाड़ है। तो तीनों प्रॉब्लम को पहले एक बार डिस्कस करते हैं, और कई सारे प्रॉब्लम हो सकते हैं। बताओ फ्लड में प्लांट किस कारण से मरता है? एक्जोस्मोसिस या एंडोस्मोसिस, मुझे इतना बता दो बस। एंडोस्मोसिस। एंडोस्मोसिस। सपोज करो कोई प्लांट बच गया, मरा नहीं बाढ़ में, ठीक है, बच गया। जब बाढ़ जाएगा तो फिर प्लांट किस वजह से मरता है पता है आपको? जब बाढ़ जाता है ना, पानी जाता है, तो जब पानी आया था तो सॉइल में जितने भी सॉल्ट थे वो पानी में घुल के पूरे मिक्स हो गए थे। और जब पानी बाहर चला गया तो एक तरीके से क्या हुआ, पानी का इवोपरेशन हो गया। तो सॉल्ट जो धरती में मिक्स थे, क्या वो ऊपर आ गए सॉइल सरफेस पे? तो क्या वहां के सॉइल में सॉलिनिटी का प्रॉब्लम हो गया? अब बताओ सॉलिनिटी का प्रॉब्लम हुआ तो अब प्लांट किस चीज से मरेगा? एंडोस्मोसिस से या एक्जोस्मोसिस से? एक्सोस्मोसिस। बहुत अच्छे, आप प्लांट एक्सोस्मोसिस। मरेगा एक्जोस्मोसिस से। ये चीज मैं आपको सिखा रखा हूँ प्लांट फिजियोलॉजी में। अच्छा, एक और फैक्टर जैसे ड्रॉट। ड्रॉट में प्लांट किस चीज से मरेगा? पानी की कमी से। मेटाबॉलिज्म प्रॉपर नहीं चलेगा प्लांट का। और आपको पता है प्लांट के अंदर वाटर का कितना इंपॉर्टेंट है? वाटर तो पूरी लाइफ हर किसी का लाइफ में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। प्लांट में आपको पता है वाटर नहीं होगा तो फोटोसिंथेसिस नहीं होगा, लो ट्रांसपिरेशन पूल नहीं होगा, और बताओ पूरी प्लांट की मेटाबॉलिज्म खत्म हो जाएगी। तो इस चीजों से बचने के लिए हमने कई सारे सॉल्ट मतलब कि एबायोटिक फैक्टर के अगेंस्ट हमने रेसिस्टेंट प्लांट बनाए। मैं आपको एग्जांपल बता रहा हूं सॉल्ट रेसिस्टेंट प्लांट। मैं आपको सॉल्ट रेसिस्टेंट प्लांट बता रहा हूं, पता है क्यों? ये बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम है प्लांट के लिए। तो बताओ एक बात बताओ, अभी मैंने क्या आपको मैंने सॉलिनिटी के केस में क्या बताया? प्लांट किसकी वजह से मरेगा? एंडोस्मोसिस या एक्सोस्मोसिस? जल्दी बताओ फास्ट। एक्सोस्मोसिस। ये रूट है, ये रूट की सेल है। अब अपन ने क्या बोल दिया कि बाहर सॉल्ट बहुत ज्यादा है, ओके, और अंदर सॉल्ट कम है। और अब बोल रहे हैं कि बाहर पानी कम है और अंदर पानी ज्यादा है। तो आप ये कह रहे हैं कि प्लांट मरेगा एक्सोस्मोसिस की वजह से, क्योंकि सेल मेम्ब्रेन इज परमेबल फॉर वाटर मोस्टली। तो ये पानी यहां से निकलेगा और ये सेल सिंक करेगी और ये सेल मर जाएगा। ये लो सेल सिंक कर गई और मर गई। हम चाहते हैं ना मरे, हम चाहते हैं ना मरे। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा बताओ? एक काम करो, आप ये जितने भी आयंस मतलब कि बाहर क्या है, सॉल्ट, सॉल्ट फाउंड मोस्टली फाउंड इन द फॉर्म ऑफ आयन ना, आप इन सारे आयन को क्या करो, जल्दी बोलो, एब्जॉर्ब कर लो। अगर आप इस सॉल्ट को मतलब आयंस को एब्जॉर्ब कर लेते हैं तो सुनना ध्यान से, तो आपको फिर साइटोप्लाज्म फिर चेंज हो जाएगा उसका ऑस्मोलैरिटी। आपको पता है कि अब अंदर सॉलिनिटी मतलब सॉल्ट ज्यादा हो जाएगा कंसंट्रेशन, तो प्लांट फिर एक्सोस्मोसिस एंडोस्मोसिस की वजह से मर सकता है। लो प्रॉब्लम है, आप इस एक्सेस सॉल्ट को ले रहे हैं इस चक्कर में कि हमारा वाटर लॉस ना हो, लेकिन एक्सेस सॉल्ट को लेंगे तो फिर आपको पानी लूज करना पड़ेगा ऑस्मोलैरिटी को मेंटेन करने के लिए। फॉर एग्जांपल इस प्लांट के सॉल्ट की नीड है 2 माइक्रोग्राम, फॉर एग्जांपल बता रहा हूं, और ये प्लांट टोटल सॉल्ट अपटेक कर रहा है 10 माइक्रोग्राम। काहे कर रहा है भाई? क्योंकि सराउंडिंग में सॉल्ट ज्यादा है। तो मुझे बताओ 8 माइक्रोग्राम क्या आपको नहीं लगता है कि उसके अंदर प्रॉब्लम क्रिएट करेगा? यस और नो? अरे भाई बिल्कुल Yes. प्रॉब्लम क्रिएट करेगा ना। ये तो एक काम करते हैं, पहले तो एक ऐसा यहाँ पे पंप लगाओ, एक ऐसा पंप, प्रोटीनेशियस पंप, सेल मेम्ब्रेन में जो पंप बताया था, ऐसा पंप लगाओ जो रियली एक्सेस सॉल्ट को पहले अपटेक करे। हेलो, अपटेक करे फर्स्ट वन, एंड आफ्टर दैट उस सॉल्ट को वो सेल अपने वैक्यूल्स में स्टोर करके रख ले। और आपको पता है कि वैक्यूल में कोई भी चीज हम स्टोर करके रखते हैं तो उससे साइटोप्लाज्मिक फिजियोलॉजी और साइटोप्लाज्मिक पीएच किसी भी प्रकार के चेंज नहीं होने देता है। वैक्यूल कहलाता है ये स्टोरेज ऑर्गन ऑफ द सेल, स्टोरेज चैम्बर ऑफ द सेल। तो बताओ अगर ये प्रोटीनेसिस पंप की वजह से एक्सेस सॉल्ट सेल के अंदर आया और फिर वो चला गया फाइनली वैक्यूल्स में, तो बताओ क्या प्लांट का वाटर एक्सेस लॉस हो पाएगा? नहीं, क्योंकि बाहर से आपने सॉल्ट को खींच खींच के रूट के अंदर वैक्यूल्स में रख लिया। और क्या सेल का फिजियोलॉजी डिस्टर्ब होगा? वो भी नहीं होगा। लेकिन इन सब को करने के लिए क्या आपको ये पंप लगवाना पड़ेगा वहां पे? यस और नो? Yes, sir. रूट सेल में। तो क्या ये पंप आप जाके लगाओगे छेनिए तोड़ी से? नहीं, अभी मैंने बोला ये पंप किस चीज का